नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फरीदाबाद के करीब एक नहर से दो लाशें मिलती हैं, एक लड़की की लाश और एक लड़के की लाश। दोनों के हाथ एक दूसरे से डेटा केबल से बंधे हुए थे। नहर किनारे ही एक कार खड़ी थी और कार के अंदर खून से सना एक हथौड़ा रखा हुआ था। और बस यहीं आकर मामला उलझ जाता है कि क्या उन दोनों ने खुदकुशी की या फिर दोनों को मारकर नहर में फेंक दिया गया। ये एक नहर की तस्वीर है और ये है इस नहर के किनारे बोट पर पड़ी लड़का लड़की की दो लाशें। मामला दिल्ली के करीब फरीदाबाद का है। इन लाशों की तस्वीर तो हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते, लेकिन दोनों ही लाशों की एक खास बात आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, लड़का और लड़की की कलाइयां एक दूसरे से कसकर बंधी हुई हैं, शायद किसी डेटा केबल से। और इस तस्वीर को देखकर ही ये लगता है कि शायद दोनों ने एक राय होकर अपने अपने हाथ एक दूसरे से बांधकर पानी में छलांग लगाई ताकि दोनों साथ साथ पानी में डूबें और दोनों की मौत साथ साथ हो। लेकिन फरीदाबाद पुलिस अभी इस डबल सुसाइड मिस्ट्री को सॉल्व करती तब तक उसकी नजर मौका वारदात पर खड़ी इस ब्लैक कलर की किया सोनेट कार पर पड़ती है और कार के अंदर उसे जो कुछ दिखता है वो इस केस को सिर के बल खड़ा कर देता है। कार में दो मोबाइल फोन के साथ साथ खून से सना हुआ एक हथौड़ा भी है। पता चलता है कि ये कार पानी में डूबकर मरने वाली इस लड़की की ही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये मामला डबल सुसाइड का है तो फिर कार में पड़े खून से सने उस हथौड़े का क्या कनेक्शन है? तो यही इस डबल डेथ की असली मिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मिस्ट्री को सुलझाने की ओर आगे बढ़ें, आइए जल्दी से उस लड़की के पति को सुन लेते हैं जिसकी लाश किसी और लड़के के साथ नहर से बरामद हुई है। कि एक्चुअली ना मेरी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, ये फ्रीलांसर है। अरे आ गया। तो इसने नियर बाई जिम स्टार्ट किया, मुझे बताकर कि भाई जिम करना है मुझे। ठीक है, वहाँ ये गए, वहाँ इन्होंने जिम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के ने हाय हेलो चालू करी और उसके बाद बातचीत करनी चालू करी। डेली रात में परेशान करने लगा। मेरी वाइफ ने रोका, वो नहीं मानी। नहीं मानने के बाद उसके बाद जब वो नहीं माना तो उसने क्या बोलते हैं परेशान करना चालू करा। कब से परेशान कर रहा था? समथिंग 2-2.5 महीने से। सर क्या नाम था? उसको रोका भी गया था और उसकी ना महिला थाने में कंप्लेन भी करी थी 16 सेक्टर में। आप लोगों ने लड़का पक्ष से बातचीत नहीं की? नहीं, एक्चुअली जब थाने में महिला थाने में कंप्लेन करी थी तो भाई और उसकी मम्मी आए थे, समझाया था। समझाने के बाद उसकी मम्मी ने माफ़ी मांगी थी मेरी वाइफ से कि बेटा अभी आगे से गलती नहीं करेगा और अगर आगे ये करता है गलतियाँ तो मैं तेरे साथ चल के कंप्लेन करवाऊंगी इसकी थाने में। तो आपने शिवम को सुना और शिवम की माने तो ये मामला एक तरफा इश्क का है और इसी एक तरफा इश्क में उसकी बीवी रश्मि की जान चली गई। शिवम की माने तो रोज की तरह वो 11 जुलाई को भी अपनी ड्यूटी पर गुरुग्राम गया था, लेकिन इस बीच उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली और वो मौके पर पहुंचा। शिवम की माने तो उसे ये पता नहीं था कि उसकी बीवी घर से बाहर है, क्योंकि उसके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में उसे अपनी कार नजर आ रही थी। इसलिए वो अपनी पत्नी को लेकर निश्चिंत था। लेकिन अब ये कहानी सामने आ गई। पेशे से मेकओवर आर्टिस्ट 31 साल की रश्मि करीब 2.5 महीने से अपने घर के पास एक जिम में वर्कआउट करने जाया करती थी और आकाश उर्फ अक्कू नाम के एक लड़के से उसी जिम में उसकी मुलाकात हुई। अक्कू एक जिम ट्रेनर था। इसके बाद उसने रश्मि का पीछा करना शुरू कर दिया। खबर होने पर रश्मि के घर वालों ने अक्कू की शिकायत पुलिस से की और तब अक्कू के घर वालों ने रश्मि से माफी भी मांगी थी, लेकिन बाद में वो फिर से अपनी हरकतें दोहराने लगा। ये एक्चुअली जैसे मेरी वाइफ निकली कहीं तो ये पीछे पीछे बाइक से गाड़ी के आगे बाइक लगा देना, परेशान करना, मैं भी चलूंगा, जबरदस्ती बैठ जाना गाड़ी में, मतलब बिल्कुल ही टॉर्चर कर रखा था बहुत। क्या नाम था? कभी आपकी वाइफ ने आपसे नहीं बताया मुझे कोई लड़का परेशान करता है इस तरीके की बात? सर मुझे जब पता लगा था तो हमने कंप्लेन करी थी महिला थाने में। उन्होंने बोला था कि बेटा अगर ये नहीं मानता है समझाने के बाद
तो इसके खिलाफ यानी कार्रवाई। उस समय माफी मांग ली गई थी। युवक का अक्कू नाम था। कहाँ का रहने वाला था ये? एतमादपुर गाँव। कुछ दिन पहले आपके मकान पे भी आया था कि झगड़ा? हाँ जी, ये इसने एक्चुअली ड्रिंक कर रखी थी, मुझे उसी दिन पता लगा था। इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये घर पे आ गया था, तो घर में कैमरे लगे थे CCTV, जिसमें कि ये दिख गया बाहर। पूरा नाम क्या था लड़के का? मुझे अक्कू नाम पता है, बाकी पूरा नाम वाइफ के टच में कैसे आया ये? मतलब ये एक्चुअली जिम करते थे, तो वहाँ पे लड़के ने हाय हेलो चालू करी, और जैसे फ़ोन रखा रहता है जिम में, तो जैसे अब फ़ोन में किसी का भी फ़ोन आता है तो नंबर दिख ही जाता है, ऑलमोस्ट फ़ोटो भी दिख जाता है जी। मेरा फ़ोन अगर आता है तो मेरी वाइफ और मेरा फ़ोटो लगा हुआ है जी। तो शायद उस बिहार पे उसने नंबर देखा और वो अपने दिमाग में डाल के। और शिवम की माने तो यहाँ तक तो मामले का एक एक सच उसे पता था, लेकिन इसके बाद जिस तरह उसकी बीवी और अक्कू की मौत हुई, उसके रहस्य से वो भी हैरान है। लेकिन ये तो शिवम का बयान है। शिवम के बयान से अलग रश्मि की कार में मौजूद खून से सना हथौड़ा और खुद अक्कू के घर वालों का बयान कुछ और ही कहानी कहता है, क्योंकि अक्कू के घर वालों का कहना है कि ये मामला सुसाइड का नहीं बल्कि कत्ल का है, और महिला के पति यानी शिवम ने ही अक्कू की हत्या करवाई है। ये मर्डर का मामला सर। किसने किसका मर्डर किया है? अब होगी ना, कोई शादी से बनाई होगी, अभी तो खुलासा हुआ नहीं है। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? भाई था आपका? मेरा साला था। क्या नाम था? आकाश। आकाश। अक्कू नाम? अक्कू बोलते थे? हाँ, आपको बोलते थे प्यार से उसे। कितने उम्र अच्छा, थी? एक क्या 22 पता साल। चली थी जब आपको पता चला था कि उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या सूचना सबसे पहले मिली थी? मीडिया में देख के गए थे हम, तो जो बता रहे थे कि वहाँ पे पुल के पास में वो दो मिले, तो इसके लोकेशन से गए थे हम तो। अच्छा। हाँ जी। तो अब एक पार्टी जैसे जो सामने वाली जो पार्टी है, जो लड़की पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई जो है बीच में उससे लेना देना नहीं है, तो आप लोगों का क्या कहना है? ये गलत है, मर्डर करा है इसके पति की जो कसूर शादी है से तो वो पूरी। क्या नाम है? शेखर जी, क्या लगता था आपको? आपका हमारा साला लगता था। साला लगता था, क्या कहना है आपका? जब कसूर नहीं है, इनकी सारी की सारी साजिश है। गाड़ी ने 4 चक्कर मारे थी, अच्छा। गई थी, फिर वापस आई है, फिर गई है, फिर वापस आई है, फिर वो क्या नाम लड़का बैठाया है, बैठा के इनकी कहाँ पे इनकी प्लानिंग थी, कहाँ पे ये वहाँ पे या मिली भगत थी जहाँ पे इनको जगह दी गई है। असल में पानी से निकाले गए रश्मि और अक्कू दोनों की लाशों पर चोट के निशान हैं। ऐसे में रश्मि और अक्कू के घर वाले एक दूसरे पर दोनों की हत्या करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अक्कू के जीजा का साफ साफ कहना है कि जिस तरह की चोट अक्कू के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर है, उन्हें देखकर ये साफ है कि उस पर हमला किया गया है, क्योंकि ऐसी चोट इंसान खुद को तो किसी हाल में नहीं पहुंचा सकता। घर वालों की माने तो इस कत्ल में अकेले रश्मि का पति शिवम ही नहीं, बल्कि कम से कम 7 से 8 लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से दोनों के हाथ बंधे हुए, उस तरीके से आपको क्या लगता है? बिल्कुल सरासर मर्डर लगता है। सबसे मेन बात कि लड़के पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है ना, वो देख के लग नहीं सकता कि कोई भी आदमी अपना इस तरीके से प्रहार कर ले। अच्छा। वो एक नहीं, कम से कम 7-8 जने या हो सके उससे भी ज्यादा हो। अक्कू के घर वालों का तो यहाँ तक कहना है कि लड़की के साथ मिलकर ही उसके घर वालों ने पहले अक्कू को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर लाश नहर में फेंक दी। उन्हें शक है कि अक्कू की हत्या कहीं और हुई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को यहाँ नहर में डाल दिया गया। 10 बंदे जहाँ गाड़ी गई है, जहाँ से ये क्या नाम लड़की उठा के लेके गई है, कहाँ तक गाड़ी गई है, वहाँ तक छानबीन होनी चाहिए। गाड़ी गई है क्या नाम पलवल की तरफ को, मुंह है इसका फरीदाबाद की तरफ को। जितना खून जितना प्रेजेंट में इसका ब्लड बह रहा है, उतना प्रेजेंट में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कहीं से और से लाश घेर के लाई गई है, वहाँ पे डब करी गई है। जो अभी तक जानकारी मिली है, पुलिस ने जब इन दोनों बॉडीज़ को रिकवर किया तो इन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, यानी कि जो लड़का है आकाश उसका बायां हाथ और जो लड़की है उसका दायां हाथ, दोनों एक डेटा केबल से बंधे हुए थे। और बताएं कि जब ये वहां पहुंचे तो एक किया की सोनेट गाड़ी में पहुंचे थे। आगरा कैनाल के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ उन्होंने जो पुलिस ने उनकी गाड़ी बरामद की थी। और इस मामले में जब ये पूरा हादसा हुआ यानी कि 11 जुलाई को, तब दोनों पक्षों ने यानी कि जो लड़की पक्ष महिला पक्ष है और जो युवक पक्ष है, दोनों के परिजनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया था। हालांकि नहर से जिस तरह दोनों की हाथ बंधी हुई लाश मिली है, उससे फरीदाबाद पुलिस भी इसे फौरी तौर पर सुसाइड का केस मानकर चल रही है। ये 11 तारीख को शाम के समय नहर के अंदर गिर गए थे। इस बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा अपनी रेगुलर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, आसपास से इनके वारिसानों को पता किया, गाड़ी से भी इसके संपर्क से इनके परिजनों का पता किया गया। उसके बाद कल टीम द्वारा हमारी
तलाश करने पर लड़का और लड़की दोनों मिल गए थे। जो लड़का और लड़की ने आपस में हाथ बंधे हुए थे, एक एक हाथ दोनों का बंधा हुआ था। इसको मौका से डेड बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीकेएस फरीदाबाद रखवाया गया है। जो प्रथम दृष्टि से पूछताछ पे संपर्क आया कि जो लड़का आकाश है वो किसी जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था, और वहीं पर ये लड़की जो रश्मि उर्फ रजनी है वो भी 2-3 साल से वहाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए आती थी। इन लोगों का आपसी तालमेल तो बोलचाल तो था ही, पर अभी फिलहाल ये है कि भी इन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, इसके लिए तफ्तीश तस्दीक सर लड़का जारी। लेकिन जब दोनों ही लाशों पर लगी चोट की बात आती है तो फिर पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कहती है। वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी तीसरे बंदे ने उन दोनों के सिर पे हथौड़ा मार के उनकी हत्या की और फिर उनको नहर में फेंका है। सर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है अभी, पर फिलहाल पीएमआर की रिपोर्ट और जो इनके कॉल डिटेल हैं, सीडीआर हैं, और जो जहां पर ये लोग आपस में प्रैक्टिस के लिए आते थे उन मालिकों को भी शामिल अनुसंधान करना जरूरी है, जब भी हम इस बारे में कुछ बता पाए। चोट दोनों को लगी थी, दोनों के सिर पे लगी हुई है या एक के लगी हुई है? सर ये नहर से निकाली हुई डेड बॉडी है जी सर। इसके संबंध में ज्यादातर डॉक्टर पीएमआर ही बता पाएंगे, पीएमआर डॉक्टर भी बता पाएंगे कि चोट दोनों के है एक के है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन कार में मिले हथौड़े, लाशों पर लगी चोट और दोनों के बंधे हाथ ने डबल डेथ की इस मिस्ट्री को उलझा दिया है। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। जयपुर की 24 साल की कानून की स्टूडेंट आयुषी, जिस पर अपनी ही मां के कत्ल का इल्जाम है, ने दावा किया है कि उसके पिता की मौत के लिए उसकी मां जिम्मेदार है। आयुषी का कहना है कि उसकी मां की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई और इसीलिए वो अपनी मां से नफरत करती थी। हालांकि जयपुर पुलिस आयुषी के इस दावे की जांच कर रही है। महज 24 साल की उम्र में आयुषी ने अपनी मां के कत्ल की ऐसी साजिश रची जिसने बड़े से बड़े शातिर दिमाग को भी पीछे छोड़ दिया। बताया गया कि वुड बी लॉयर आयुषी ने अपनी मां का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मां की जगह सरकारी नौकरी पाना चाहती थी। लेकिन क्या वजह इतनी भर है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस अब इस सवाल पर उलझ गई है। पिछले दिनों इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने भी उससे सवाल जवाब किया था, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के बाद उसने अपना मुंह कुछ ऐसे सिल लिया कि मानो इसके आगे उसे कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया। मगर पुलिस हिरासत में आयुषी ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। और अगर आयुषी के इस खुलासे पर यकीन करें तो मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि सालों साल एक बेटी के तौर पर मां के खिलाफ उसके सीने में पल रही नफरत का है। आयुषी ने पुलिस हिरासत में न सिर्फ मां के कत्ल की बात कबूल की है बल्कि ये भी बताया है कि उसने ये साजिश नौकरी या संपत्ति की लालच में नहीं बल्कि मां के खिलाफ गुस्से की वजह से रची, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी मां का जो रूप देखा, उसने उसके मन में मां को लेकर जो छवि बनाई वो बेहद नकारात्मक थी। तो क्या मां से नफरत ही थी कत्ल की असली वजह? पुलिस को आयुषी के मोबाइल से मिले कई वीडियो में वशिष्ठ परिवार की चौंकाने वाली तस्वीरें, वीडियो में पति को पीटती दिख रही हैं आयुषी की मां। मां के रवैये से आयुषी के मन में पल रही थी नफरत। पिता की संपत्ति से मां को दूर रखना चाहती थी आयुषी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने आयुषी के मोबाइल फोन की जांच की तो आयुषी ने खुद ही अपने फोन में मौजूद कुछ ऐसे वीडियोस पुलिस अधिकारियों को दिखाए जो हैरान करने वाले थे। इन वीडियोस में आयुषी की मां कथित तौर पर आयुषी के पिता यानी अपने ही पति के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही थी और आयुषी का कहना था कि ऐसा कोई एक बार नहीं बल्कि अक्सर हुआ करता था। आयुषी के मुताबिक उसकी मां ने उसके पिता विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा को कुछ इतना परेशान किया कि उन्हें पहले ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर उनकी जान ही चली गई। यहां तक कि मां के जुल्म से बचाने के लिए वो अपने पिता को घर से निकालकर कहीं और ले गई और वहीं से अपने पिता का इलाज कराती रही।
आयुषी ने बताया कि घर में उसकी मां नीरज शर्मा के रवैये की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं था। आयुषी ने पुलिस से कहा है कि वो अपने पिता की नौकरी और संपत्ति सब कुछ सिर्फ इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि जिस मां की वजह से उसके पिता की मौत हो गई, उस मां को उसके पिता की दौलत का कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए जब से मां ने पिता की मौत के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल की, वो उसी दिन से अपनी मां से वो नौकरी छीन लेना चाहती थी। आयुषी ने बताया कि वो अपने परिवार में अपनी मां की जगह दादी की बात ही ज्यादा मानती थी और अपने चचेरे भाई बलराम को अपने गार्जियन यानी अभिभावक के तौर पर देखती थी। चूंकि मां नीरज शर्मा का व्यवहार किसी के प्रति भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसके ताऊ के परिवार के लोग भी उसकी मां के कत्ल की साजिश में शामिल हो गए। लेकिन ये तो रही आयुषी की दलील। आयुषी और उसके चचेरे भाई बलराम को लेकर आयुषी के मामा ने जो दावा किया है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। और इस दावे के मुताबिक आयुषी का रिश्ता अपने चचेरे भाई बलराम के साथ कोई भाई बहन का नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। मामा की माने तो बलराम के साथ आयुषी सिर्फ रिश्ते में नहीं थी, बल्कि बलराम के पास शायद कोई ऐसा वीडियो भी है जिसकी बदौलत वो आयुषी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब परिवार के अंदर ही उठ रही इन आवाजों के बाद कत्ल के इस मामले की जांच का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। इससे पहले आयुषी के मामा ने उस पर अपने पिता के कत्ल का भी इल्जाम लगाया था और पुलिस से साल भर पहले हुए उसके पिता के मौत के मामले की जांच करने की मांग की थी। आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी मां की हत्या की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा। आपने आयुषी के मामा को सुना। अगर ये सच है तो ये सचमुच डरावना है। अभी तक तो दिल दिमाग यही मानने को तैयार नहीं था कि 24 साल की ये बेटी सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकती है। अब ऊपर से कोई कैसे यकीन करे कि 24 साल की यही बेटी मां से पहले अपने बाप का भी कत्ल कर चुकी है। यानी अगर ये सच है तो ये वो बेटी है जिसने 1 साल के अंदर अपने मां बाप दोनों को मार डाला। और ये उसी आयुषी के मामा हैं, राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस को एक ऐसी शिकायत सौंपी है जो झकझोर देने वाली है। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस से कहा है कि उनकी भांजी ने अपनी मां से पहले अपने पिता का भी कत्ल किया है। अगर पुलिस इसकी जांच करे तो सच सामने आ जाएगा। तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जीजाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो सुना आपने, आयुषी के मामा कह रहे हैं कि 1 साल पहले आयुषी ने अपने पिता विजय शर्मा को मार डाला था। दरअसल विजय शर्मा की मौत 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। 2024 में विजय शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तब उन्हें जयपुर के नामचीन सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिसंबर 2024 में विजय शर्मा ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए थे, लेकिन तब भी वो बेड रेस्ट पर ही थे। तभी दिसंबर 2024 में ही घर आने के कुछ दिन बाद आयुषी और उसका कजन बलराम
विजय शर्मा को ये कहकर घर से ले गए कि किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें भर्ती करेंगे और वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगले 3 महीने तक विजय शर्मा का कोई पता नहीं चला। जब भी आयुषी की मां नीरज शर्मा उससे पूछती तो वो कहती कि उसने उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कर रखा है और वो ठीक हो रहे हैं। बार बार मां नीरज शर्मा के पूछने पर एक दिन आयुषी ने कहा कि पापा निविक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। ये सुनकर जब आयुषी की मां और मामा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक विजय शर्मा के फेफड़ों में पानी भर चुका था और 90% ऑर्गन फेल हो चुके थे। तो जो मेरे जियाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जैसे ही मामा और मां अस्पताल पहुंचे उसी दिन आयुषी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती अपने पिता को जबरदस्ती घर ले आई। 21 अप्रैल 2025 को आयुषी अपने पापा विजय शर्मा को घर लाई थी और ठीक उसी दिन घर पर ही विजय शर्मा की मौत हो गई। विजय शर्मा की मौत के बाद आनन फानन में आयुषी और उसका कजन बलराम उनकी लाश को गांव ले गए और अंतिम संस्कार भी कर दिया, यानी विजय शर्मा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हालांकि तब तक घर वाले यही मान रहे थे कि शायद मौत बीमारी की वजह से हुई, लेकिन आयुषी के हाव भाव को देखकर मामा को तभी से उस पर शक होना शुरू हो गया था। लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक बेटी यूं अपने पिता का कत्ल भी कर सकती है। लेकिन जब 3 जुलाई को सड़क हादसे में नीरज शर्मा की मौत हुई और फिर पता चला कि वो हादसा नहीं कत्ल है और ये कत्ल खुद आयुषी ने करा है, तब मामा को यकीन हो गया कि 1 साल पहले अस्पताल से बिल्कुल ठीक ठाक घर लौटे उनके जीजा यानी आयुषी के पिता का 90% ऑर्गन फेल होना भी कत्ल की एक साजिश थी। 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निविक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। आयुषी के मामा के मुताबिक जब अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत हुई थी, तब आयुषी ने पिता की जगह अनुकंपा पर राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी के लिए अपने आप फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन जब मामा के कहने पर आयुषी की मां ने अपने पति की जगह नौकरी कर ली, तब आयुषी नाराज हो गई। बाद में वो मां से जयपुर के दोनों मकान और 5 बीघा जमीन उसके नाम करने की जिद करने लगी। आयुषी के मामा का दावा है कि उनकी बहन नीरज शर्मा की मौत से 2 दिन पहले आयुषी और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ था। तब आयुषी ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर मैं अपने बाप के फूड पाइप यानी खाने की नली को निकालकर उन्हें मार सकती हूं तो तुम क्या चीज हो। नीरज शर्मा ने ये बात अपने भाई को बताई थी। असल में विजय शर्मा और नीरज शर्मा अपने पीछे जयपुर के 2 घर के अलावा कुल 14 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। यानी आयुषी बाप की जगह सरकारी नौकरी तो चाहती ही थी, बाप की सारी दौलत पर भी उसकी नजर थी। जयपुर पुलिस ने भी कहा है कि वो इस मामले की भी जांच करेगी। हालांकि नीरज शर्मा के मर्डर केस में आयुषी के साथ शामिल बलराम भी इस केस की जांच के दायरे में है। उस पर इस साजिश में आयुषी का साथ देने का इल्जाम है।
परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या परिवादी है, किस चीज़ की शिकायत? जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसकी पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए। उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु हैं वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी। वो पूछ रहा हूं, क्या चाहते हैं वो? यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही है कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।